तो दोस्तों मैं हूँ वैभव शर्मा और आज की करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन में देखेंगे हम कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आज की करंट अफेयर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जो एडल्ट ऑस्ट्रिच होता है, तो एडल्ट ऑस्ट्रिच की वेट रेंज कितनी होती है, कितने किलोग्राम तक का होता है। 30 से 50, 50 से 70 एंड 90 से 140 एंड 150 से 200। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, देखते हैं ऑस्ट्रिच के बारे में। तो हाल ही में क्या हुआ, एक न्यूज थी आंध्र प्रदेश के एक प्रकाशम में जो आर्कियोलॉजिस्ट की टीम थी, उन्होंने एक ऑस्ट्रिच का समथिंग 41,000 ईयर ओल्ड उन्होंने एक नेस्ट, एक घोंसला डिस्कवर किया। ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड कराता है, ये की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है अबाउट द जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले मेगा फौना रहती थी, वो कैसे एक्सटेंट हो गई, कैसे विलुप्त हो गई। अब मेगा फौना की बात कर लें तो मेगा फौना किसे कहते हैं। तो ये जो टर्म है उन जनरली उन एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है जिनका वेट होता है वो 50 kg से एवब होता है, 50 किलोग्राम से ऊपर होता है। और ये टर्म सबसे पहले किसने यूज किया था, तो एक इंग्लिश एक्सप्लोरर थे अल्फ्रेड रसल, जिन्होंने अपनी बुक में 1877 76 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। उसमें सबसे पहले इन्होंने इस टर्म्स का यूज किया था मेगाफोना। तो मेगाफोना को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनके डाइटरी टाइप से, क्या खाते हैं वो, ठीक है। उससे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मेगा हर्बीवोरस, जो प्लांट ईटर होते हैं उन्हें मेगा हर्बीवोरस कहते हैं। जो मीट ईटर होते हैं, जो मांस खाते हैं, उन्हें हम मेगा कार्निवोर वोरस कहते हैं। और जो दोनों ही खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और क्या खाते हैं, मीट भी खाते हैं, उन्हें मेगा ओमनीवोरस कहते हैं। तो जो ऑस्ट्रिच हैं वो आपके मेगा ओमनीवोरस में आते हैं। और एनीवेयर अर्थ पे कहीं पे भी जो ऑस्ट्रिच पाए जाते हैं उनका वेट होता है वो अप्रॉक्स 90 to 140 kg के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और इनकी हाइट होती है वो आपको 7 to 9 फीट देखने को मिलेगी। तो ये होते हैं दुनिया के सबसे लार्जेस्ट बर्ड, दुनिया के सबसे बड़े पक्षी होते हैं। तो इनका ये आपको हिस्टोरिकल एविडेंस दिया गया है, एक बार पीडीएफ में देख लेना। तो ऑस्ट्रिच के बारे में बात कर लेते हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑस्ट्रिच क्या होते हैं, ये सबसे बड़े लार्ज एंड फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं जो कि आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नेटिव्स हैं। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेंगे और ये उड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ये दुनिया के सबसे बड़े पक्षी तो हैं लेकिन उड़ नहीं सकते हैं। ये दो टाइप की इनकी स्पीसीज देखने को मिलेंगी, एक तो कॉमन ऑस्ट्रिच जो कि आपके सब सहारन अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है। और एक होते हैं आपके सोमालियन ऑस्ट्रिच, जो आपके सोमालियन जो अफ्रीका का सोमालियन क्षेत्र है वहां पे देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रिच फ्लाइट नहीं कर सकते हैं, मतलब ये उड़ नहीं सकते हैं, बट ये लैंड पे भागने वाले सबसे तेज पक्षी हैं। ठीक है, ये लैंड पे सबसे तेज भागते हैं ये पक्षी हैं, इनके मैचिंग कोई कर ही नहीं सकता है इन पक्षियों की, इस पक्षी की। ठीक है, ऑस्ट्रिच फास्टेस्ट रनिंग बर्ड है इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में सबसे फास्टेस्ट तेज दौड़ने वाली ये वर्ड है। तो इनके कुछ की पॉइंट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्ड है। ठीक है, ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई एंड द रन रियली फास्ट, दे प्रोड्यूस द वर्ल्ड बिगेस्ट एग। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सबसे बड़ा एग किसका होता है, बिगेस्ट है, तो ऑस्ट्रिच का होता है। ये फ्लॉक में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 90 to 140 किलोग्राम तक के होते हैं, कहीं भी पाए जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जो मेटा है, मेटा किसका है, फेसबुक का है। ठीक है, तो मेटा द्वारा एक एआई टूल इंट्रोड्यूस किया गया है, नया एआई टूल इंट्रोड्यूस किया गया है, जो क्या करेगा, जनरेट करेगा रीटेक्स्टिंग करेगा 3D ऑब्जेक्ट के। जो भी 3D ऑब्जेक्ट है उनको जनरेट करेगा, आप टेक्स्ट डालोगे 3D ऑब्जेक्ट जनरेट कर देगा। तो ये ऐसा एआई टूल है, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, मेटा। मेटा किसका है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब मेटा ही का। ठीक है। तो कौन सा है, मेटा 3D जनरेटर है, मेटा एआर टूल है, मेटा ऑब्जेक्ट क्रिएटर है, या मेटा सेव है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, देखते हैं इसका आंसर। तो मेटा ऑब्जेक्ट क्रिएटर, अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो मेटा है उन्होंने कंबाइंड एक एआई सिस्टम है ये। अब ये किन दो सब एआई सिस्टम से मिलकर बना है, एक तो मेटा 3D एसेट जेन है और एक मेटा 3D टेक्सचर जेन है। इन दोनों एआई टूल से मिलाकर इस एआई टूल को बनाया गया है। और ये एआई टूल क्या करेगा, ये हाई क्वालिटी की एक 3D एसेट्स को जनरेट कर देगा। आप क्या है, आप टेक्स्ट डालोगे, यूजर्स क्या करेगा, यूजर टेक्स्ट डालेगा और उसका एक 3D मॉडल तैयार करके दे देगा ये आपको। ठीक है, ये क्या करे, ये वाला टूल। और उसकी जो क्या होगा, हाई रेजोल्यूशन होगा, बहुत ही ज्यादा, मतलब एचडी क्वालिटी में अच्छे उसमें होगा टेक्सचर में। ठीक है, तो हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर होगा, मटेरियल मैप होगा, और ये आपको 1 मिनट के अंदर ये देखेगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेटा। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करेगा ये लिखा हुआ है, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, मेटा ऑब्जेक्ट क्रिएटर। तो मेटा किसका है, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन सब का है। तो ऑनर कौन है, मार्क जुकरबर्ग। ओके। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है रुद्रम फर्स्ट मिसाइल, रुद्रम जो 1 मिसाइल है, तो उसका प्राइमरी जो टारगेट है वो क्या है, प्राथमिक लक्ष्य क्या है।
ठीक है, सरफेस शिप है, रडार इंस्टॉलेशंस है, आर्मर्ड व्हीकल है या कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। मतलब सतही जहाज है, रडार स्थापना है, बख्तरबंद जो वाहन है, संचार उपग्रह। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, देखते हैं इसका आंसर। तो हाल ही में इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने पहला अपना एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाया है। इंडिया ने पहला अपना एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाया जिसका नाम क्या है, रुद्रम फर्स्ट। जो किसके द्वारा डेवलप की गई, जो डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स द्वारा डेवलप की गई है। और रुद्रम फर्स्ट मिसाइल के बारे में अगर जान लें तो ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है जो डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स द्वारा डेवलप की गई है। और ये किस में इम्प्लांट की जाएगी, ये किसका, इसका जो मतलब लॉन्च व्हीकल की तरह जो वर्क करेगा फाइटर जेट, वो हमारा है एआईएफ द्वारा जो है सुकोई 30 MKI फाइटर जेट में ये लगाई जाएगी। वो इसके लॉन्च प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करेगा। तो सबसे पहले तो ये इंडिया की क्या है, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिजीनियस है, इंडिया ने खुद बनाई है, किसी की हेल्प नहीं ली है। और ये क्या करेगी, जहां पर रेडिएशन इमिट हो रहा होगा टारगेट, वहां पे एक्यूरेटली हिट करेगी जाके। ठीक है। और इसकी जो रेंज है वो 250 किलोमीटर है, बट डिपेंड करती है लॉन्च कंडीशन पे कि कितनी हाइट से इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है। इसकी जो स्पीड है अप टू 2 मार्क है, साउंड की स्पीड से दोगुनी, उससे भी ज्यादा समथिंग इसकी स्पीड है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, एंटी रेडिएशन है। तो सरफेस शिप ये तो नहीं होगा, रडार स्थापना, आर्मर्ड व्हीकल और कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो इसका क्या आंसर होगा, रडार इंस्टॉलेशन। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच न्यूरोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, जो न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है एक पूछा गया है, उन्होंने हाल ही में इम्प्लांट किया है ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक कंप्यूटर चिप को। पहली कंप्यूटर चिप उन्होंने ह्यूमन ब्रेन के अंदर इम्प्लांट की है। और ये पूरे वर्ल्ड में ही फर्स्ट है। ठीक है। तो वो कौन सी कंपनी है, न्यूरालिंक है, कर्नेल है, ब्लैक रॉक न्यूरोटेक है या न्यूरेवल है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, देखते हैं इसका आंसर। तो हाल ही में न्यूरालिंक है, जिसके फाउंडर कौन है, एलन मस्क है एंड 7 अदर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। इन्होंने 2016 में क्या किया, एक कंपनी फाउंड की थी, न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी। ठीक है। मस्क और 7 अदर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स थे, उन सब ने मिलकर की थी इस कंपनी को, जिसका नाम है न्यूरालिंक। और ये न्यूरालिंक ने, ये पहली कंपनी है जिसने इम्प्लांट किया है एक कंप्यूटर चिप को ह्यूमन ब्रेन के अंदर। ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूरालिंक, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे। तो ये कंपनी क्या करती है, ये इम्प्लांट करती है लिंक, एक लिंक प्रोवाइड कर देगी, ये जो स्मॉल डिवाइस आपके माइंड के अंदर, ये देखो एक स्मॉल सी डिवाइस आपके अंदर एक सर्जिकल ऑपरेशन द्वारा क्या कर देगी, एक इम्प्लांट कर दी जाती है स्मॉल डिवाइस को। और ये स्मॉल डिवाइस क्या करती है, इसका काम क्या है, ये आपकी जो न्यूरल एक्टिविटीज है, उन न्यूरल एक्टिविटीज को क्या करती है, इंटरप्ट करती है। आपके अंदर जो भी माइंड में जो फंक्शंस है, न्यूरॉन्स एक दूसरे से मैसेज जो ट्रांसफर करते हैं, उसको इंटरप्ट करती है। और ये जिससे क्या करते हैं, पर्सन ऑपरेट कर सकता है अपने कंप्यूटर्स को, अपने स्मार्टफोन को सिंपली ऑपरेट कर सकता है। मतलब आपको हाथ पैर कुछ हिलाने नहीं पड़ेंगे, आप अपने फोन का पासवर्ड खोल सकते हो। आप मन में सोचोगे फोन का पासवर्ड, आप जाओगे हाँ यूट्यूब, तो तुरंत यूट्यूब ऑपरेट होने लगेगा, खुलने लगेगा। आप ये गाना सर्च करोगे वो सॉन्ग चलने लगेगा। या आप फिर जाओगे गैलरी में तो गैलरी, तो मतलब आपको गेमिंग कर सकते हो आप, आपको हाथ पैर कुछ नहीं चला, बैठे रहना बस, हाँ गन चलनी है ये करना, मतलब समथिंग सारी चीजें आपकी होती रहेंगी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है। तो ये कंपनी अल्टीमेटली एक तरह से उम्मीद की किरण है उनके लिए जो डिसेबिलिटी है, पीपल्स जैसे जो डिप्रेशन का शिकार हैं या डेमेंशिया जैसी कंडीशन है, तो उनका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है इससे। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के लिए भी एनेबल है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूरा लिंक, ए ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। अभी हमारा 2024 का इंटरिम बजट आया था, और उस इंटरिम बजट में एक टर्म्स को डिस्क्राइब किया गया जिसका नाम था ब्लू इकोनॉमी 2.0। तो ब्लू इकोनॉमी 2.0 का मतलब क्या है, यहाँ पे पूछा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड ओशियन सीज एंड द कॉस्ट, प्रोवाइडिंग न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मेथड्स, इंप्रूविंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो हाल ही में अभी जो इंटरिम बजट 2024 आया था, उसमें एक टर्म यूज किया गया था, ब्लू इकोनॉमी 2.0। ठीक है। तो ब्लू इकोनॉमी 2.0 का मतलब क्या है, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसर्निंग ओशियन सी एंड कॉस्ट। मतलब हमें जो ओशियंस हैं, जो सी है, हमारे समुद्र हैं या जो कॉस्ट है, उनका हमें ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हमें ऐसे डेवलपमेंट करना कि आने वाली नेक्स्ट पीढ़ी है ना, जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन भी उसका यूटिलाइज कर सके। मतलब ये ना हो कि हमारी जनरेशन में ही वो सारे खत्म हो जाएं और आने आगे वाली जनरेशन इसका यूज ही ना। तो ऐसे डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो हमें ओशियंस या सी या जो भी कॉस्ट है उनका ऐसे डेवलपमेंट करना है
कि आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो भी उसका यूटिलाइज कर सके। तो इसके इनिशिएटिव की बात करें तो यही सारे इनिशिएटिव हैं इसमें। अब इनिशिएटिव देख लो क्या क्या है, कि हमें क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से जो हमारा कोस्टल कम्युनिटीज है उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना हमारे कोस्टल को, ठीक है। हमें मरियन लाइफ को क्या करना है, सेव करना है हमें, ठीक है। जो भी फिशरीज है ये सारी है, कंजर्व करना मरियन लाइफ को एंड ओशियंस को। जो कोरल्स हैं उसके अंदर जो मर रहे हैं हाई टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज की वजह से, वाइट हो रहे हैं, कोरल ब्लीचिंग जैसी चीज देखने को मिल रही है, ठीक है, कंडीशन देखने को मिल रही है। तो इन सब चीजों को क्या करना, कंजर्व करना है, उसको संरक्षण प्रदान करना है। और यहाँ पे एक जॉब क्रिएट करना है, रिड्यूस, जिससे पॉवर्टी, हंगर, जो भुखमरी है, जो गरीबी है, उसको कम किया जा सके, ठीक है। हार्नेस रिन्यूएबल एनर्जी हमें क्रिएट करनी है। जैसे हमें वहाँ पे क्या है, सोलर पैनल या विंड एनर्जी जैसा सिस्टम प्रोवाइड करना है, जिससे मरीन लाइफ इम्पैक्ट ना हो, ओशियन के रिसोर्सेज भी इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके, एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकें। तो जैसे सोलर है, विंड एनर्जी है, इस टाइप से हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है वहाँ पे, ठीक है। और यही सारी चीजें, तो ये हमें यहाँ पे ये भी सबसे इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पे इसका इनिशिएटिव, कि टेकल मरीन जो लिटर है एंड ओशियन पॉल्यूशन, जो भी आप जाते हैं ओशियंस में, हम पानी पीते हैं, बॉटल फेंक देते हैं, या मतलब बहुत सारी चीजें, पॉलीथीन फेंक देते हैं बहुत सारी, तो मरीन लाइफ उससे इम्पैक्ट होती है। तो इन सब चीजों को बचाया जा सके, ठीक है। तो ओशियन इकोसिस्टम को पूरा कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। तो ये ब्लू इकोनॉमी जो टर्म है सबसे पहले डिफाइन किया था, वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया था, जिसका मतलब था सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब जो आर्थिक वृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके लिए हमें ओशियन के रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उनका हमें सस्टेनेबल यूज करना है, ऐसे यूज करना कि आने वाली पीढ़ी भी उसका यूज कर सके, ठीक है। इंप्रूव हमने लाइवलीहुड करना है, प्रिजर्विंग हमें ओशियन इकोसिस्टम हेल्थ। सीधी बात है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ओशियन इकोसिस्टम हेल्थ को इंप्रूव करें। अब जब ये सारे काम करोगे तो ओशियन की जो ओशियन इकोसिस्टम की जो हेल्थ है वो क्या होगी, इंप्रूव ही होगी। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट आंसर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड टू ओशियन सी एंड कॉस्ट। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन, और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारे चैनल को ज़्यादा से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।